नमस्कार दोस्तों। आज सुबह से कई बार ट्राई किया, लगभग 8-10 वीडियो बनाया। मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है। बहुत मुश्किल से कोशिश करने के बाद अभी मुझे थोड़ा बहुत सेट लग रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, बट थोड़ा बहुत सेट लग रहा है कि हाँ ठीक है, वीडियो क्वालिटी आ रही है अच्छी सी। और मैं कुछ क्या बताऊँ, काफ़ी दिनों से, लगभग 1-1.5 साल से मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल भारत देखे पर डाल रहा था। अराउंड 650 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। बट जिस उद्देश्य से मैंने वो चैनल बनाया था, अभी तक मुझे नहीं लगता मैंने उसकी शुरुआत करी है। ज़्यादातर यूट्यूबर का यही हाल है। कुछ एक सक्सेस हो जाते हैं, बाकी लोग या तो बंद कर देते हैं या फिर रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण, रिसोर्सेज ना होने के कारण कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं। वैसे तो भारत देखें चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मैं पूरे भारत को एक्सप्लोर करूँगा और अपने अनुभवों को साझा करूँगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हुए एक्सप्लोर करने का टारगेट था। इन 1-1.5 सालों में बहुत सारे बदलाव हुए हमारे साथ, हमारे लाइफ में। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ शुरू की जाए। मेरे पास ऐसे बुक्स बहुत सारी हैं, बट ये प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियाँ मैंने स्टार्ट करी थी और कुछ कहानियाँ इसमें से पढ़ी, तो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया इन लोगों ने। उन्हीं में से एक कहानी आप उनको सुनाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि इनको कलम के सिपाही के नाम से जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। और विभिन्न विषयों पर कलम चलाते हुए एक से बढ़कर एक कहानियाँ इन्होंने लिखी। कहीं न कहीं विलायती हुकूमत और उस समय की गरीबी इनको इतनी ज़्यादा प्रभावित की थी कि उसी से रिलेटेड इनकी सारी कहानियाँ हैं। और गरीबी, सुविधाओं का अभाव आज भी हमारे समाज में वैसे ही बरकरार है। बहुत सारे गरीब तबके के लोग आज भी सुविधाओं के अभाव में कहीं न कहीं जल्दी जान गंवा देते हैं अपनी। या स्ट्रगल तो देखिए हर कोई कर रहा होता है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल, जैसे मकान, भोजन, कपड़ा, इन सब के लिए आज जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं या हम प्रगतिशील देशों की श्रेणी में आने वाले हैं, कई सारे हमारे तबके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बेसिक सुविधाओं की कमी है। सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ों का लाभ दूर दराज के गांव और क्षेत्रों में पहुंच भी रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी उन चीज़ों का अभाव वैसा का वैसा है जैसा मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बलिदान एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, और मैं किताब से ही पढ़ूंगा। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। होता नहीं है कि कई बार हम लोगों को किसी ऐसे निक नेम जिसको हम लोग बोलते हैं उससे बुलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको मान मर्यादा और एक तरीके से कह सकते प्रतिष्ठा, उनके ओहदे, उनके काम को देखते हुए बदलता है, उनका नाम हम लोग बदल देते हैं।
तो मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरखचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। पहले जिनके पास खेत ज़्यादा रहते थे उनके पास बोला जाता था 4 हल की खेती है, 2 हल की खेती है। 1 हल की खेती मतलब 2 बैल और 1 हल। जितने हल उसके डबल में बैल रहते थे। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता, वह हर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा हो तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुर्च का सत, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा ना होता। हरखू को विश्वास हो गया था कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप कर रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, पुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़े ही है कि बिना दवा खाए दवा दर पड़ के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली, ना कालिका दीन ने, ना किसी तीसरे ही ने। हरखू दलान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेता। दोस्तों, कभी भी कोई बीमार पड़े, अगर आप लोग उससे मिलने जा रहे हैं, मैं समृद्ध आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास सुविधाएं हों, जिसके पास संसाधन हो, साधन हो, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने लिए पहले से ही विपत्ति का या बीमारियों की व्यवस्था करके रखते हैं। आजकल तमाम इंश्योरेंस हो रखे हैं, लोग फंड बचा करके रखते हैं। लेकिन जिनके यहाँ संसाधनों या सुविधाओं की कमी है, जानकारी का अभाव है, अगर उनके यहाँ कोई बीमार पड़ता है और आप लोग संयोग से जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि कुछ फल लेकर के जाएं, दवाओं के लिए कुछ पैसे छोड़ करके आएँ, और सबसे ज़रूरी, अगर कुछ भी आप नहीं कर सकते, केवल मिलने जा रहे हैं, तो उनके यहाँ बस मिल करके वापस आ जाएं। सेवा भाव से अगर जा रहे हैं कि सेवा करना उनके यहाँ, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 दिन के लिए मन बना रहे हैं कि जाएंगे, देखेंगे, चले आएंगे, तो कृपया ना रुकें। गरीब रहते हैं बट स्वाभिमानी रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये रहता है कि कोई आया हुआ है तो उसको अच्छा भोजन कराएं,
अच्छे बिस्तर पे सुलाएं, तो उसके जो दैनिक जीवन की सुविधाएं हैं उससे हट करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं 2-4 दिन की दवाएं, 2-4 दिन की सब्जियां, अब जहाँ वो मरीज को काम आती वहाँ वो आप लोगों के सेवा में लगाने लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ फल, दवाइयाँ, अनाज दे कर के आएँ। अगर ये ना कर सकते तो कम से कम उसके यहाँ जाएं, तुरंत चले आएँ, रुकने की कोशिश ना करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो या तो मंगरू बीमार था, उसको देखने मंगल सिंह, कालिका दीन आते, उनसे सवाल करता कि भैया वो दवा नहीं लाए, लेकिन वो लोग देखते और निकल जाते। या तो उसे यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, तो वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया। बेला में होली ना मनाई गई, ना अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोटने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरखू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पाँच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने पर तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम दे का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था, लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा हो, अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु अब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया। तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुला उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का ही आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकार नाथ, नहीं जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो कि अब ज़मीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघा पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के 100 रुपये अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये में देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा थी दादा के काम में उड़ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई है, रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकार नाथ कहते हैं, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बगिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुँह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूँ तो नक्कू बनूँ और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊँ। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसक खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आ गए? बस यही जी चाहता कि छोड़कर निकल जाऊँ, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसीलिए बनाया कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायती कर रहा हूँ, लेकिन रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत नहीं होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूँगा।
गिरधारी उदास हो और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम रोता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 या 30 रुपये से अधिक न मिलेंगे। उधार लूँ तो देता कौन है, अभी बनिए के 50 रुपये सिर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी ना देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं तो उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय ना सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों को निकलने का ध्यान ही आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती। हाय वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी, उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उनकी जीवा पर उसी तरह आते थे जैसे अपने 3 बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाने वाला था, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव है, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। अगर वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं, वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों के मेड़े पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कालिका दिन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा। लेकिन शुभांगी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लतेड़ा। कल की बानी आज का सेठ खेत जोतने चले, देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता, अपना और उसका लोहू ले एक कर दूंगा। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया, सब तो हैं, आपस में ये चढ़ाव ऊपर ही नहीं करना चाहिए। नारायण धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया, किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुख रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता मेरा क्या होगा और यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार जाएंगे। मजदूरी का विचार करते उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था, उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब ये मर्यादा कहाँ, कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर जावेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लगाएगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो उऋण हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंड पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत के और आषाढ़ आ पहुँचा। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुठिया टूट गई, इसकी फाल ढीली हो गई, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया, दौड़ा वो बढ़ई के यहाँ गया
और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बांध दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गाँव के चारों ओर हलचल मची हुई, कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज ले आता था। कहीं सलाह होती थी कि किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बात कर कब तक खिलाओ, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आवे तो निकाल। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न दे पाया कि तुलसी बन आया और गरज कर बोला, गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहे। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की, तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर में ही रह जाएं, कहीं कभी कभी आँख से देख तो लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा अवसर मिला। 80 रुपये की जोड़ी 60 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को ना जाने की आशा से बांध कर खिलाया था, आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर घन छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वह ना लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गाँव के लोग जमा हुए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता ना चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी। सहसा उसे पैरों की आहट मालूम। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहाँ रहे। यह कहते हुए गिरधारी को चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर ना दिया और पीछे हटने लगा, थोड़ी दूर जाकर गायब हो गई। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था, बैलों को हल में लगा रहे थे कि उन्होंने देखा गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है, वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो। और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो। एक कहते बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चली। गिरधारी पीछे हटने लगा, पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का बेकीट के भट्टे पर काम करता और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूँ खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। यही अब मजूरा है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह पंचायत में नहीं बैठती, वह अब मजूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ
मंडराया करता है। अंधेरा होते हुए मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकारनाथ बहुत चाहते कि खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेने से डरते हैं। ये थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बलिदान। आप लोग अगर शुरू से आखिरी तक ये कहानी सुने हैं तो इसके बारे में, इससे रिलेट करते हुए आज 2026 चल रहा है, आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।